हेलो एवरीवन, आज हम जो चैप्टर रीड करेंगे वो है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक को हम डिस्कस करेंगे। जो 4th एडिशन मैं आपको पढ़ाई रही हूँ इसमें 36 चैप्टर है, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स कवर होंगे एंड इसके बारे में भी जो यूनियन टेरिटरीज़ चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इसके अंदर थोड़ा सा तो रेड कलर से ले लेते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा आर्टिकल 1 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में ना बात की गई है, जिसके अंदर ना 3 कैटेगरीज दी गई हैं। तो वो पहली कैटेगरी क्या है कि जो टेरिटरीज कौन सी हैं, स्टेट्स की, ठीक है। दूसरी जो यूनियन टेरिटरीज़ हो गई एंड जो तीसरी जो टेरिटरीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पे एक्वायर करेगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर चाइना को कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो वो सारी टेरिटरी किसके अंदर आ जाए, किसने कैप्चर की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो इसका पार्ट बनेगी, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वैसे ही बताया गया है कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से टेरिटरीज़ जो है वो इंक्लूड होती है। तो पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज़, तीसरा जो टेरिटरीज एक्वायर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम उसको हम ले सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं कि 28 जो है वो हमारे पास स्टेट्स हैं एंड 9 जो है वो यूटीज़ है, ठीक है। पहले 29 स्टेट्स हुआ करती थी, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटीज़ बनने के बाद हम कह सकते हैं कि 9 हो गई हैं। एंड अभी तक हमारे पास नो एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब ये अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है। कल को पाकिस्तान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास नो एक्वायर्ड टेरिटरी है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अभी इंट्रोडक्शन में ही हम बात करें तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो होती है वो क्या है, मेंबर है किसका, ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया एंड शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर के साथ वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो यूटीज़ है वो कौन सा एरिया है, वो वैसे एरियाज है जिनको जो सेंटर है वो डायरेक्ट जो है अपने कंट्रोल में रखता है, एडमिनिस्टर करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखती है सारा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, ठीक है। और जिनके अंदर जो है वो सीएम होता है। ऐसी कौन कौन सी 2 टेरिटरीज हैं, 2 या 3, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हम आगे चल के उसको डिस्कस तो करेंगे, ठीक है। इन दिस वे द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्पेसिफिक डिपार्चर फ्रॉम द फेडरलिज्म इन इंडिया। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वो प्लेनली जो है यूनिटरी ही है, एंड उसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड दोस सेंट्रल एनक्लेव्स, वो चीज़ जो है वो कंसर्न है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्रिएशन ऑफ द यूटीज। अब क्रिएशन कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो उस टाइम पे जो एरिया बनाया गया था वो था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये कौन से टाइम की बात है, 1874 की। बाद में इनको क्या बोल दिया गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इनको कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसके अंदर पार्ट बना दिए गए आपके सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी स्टेट्स। उसके बाद 1956 के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया इसको एज द यूटीज। तो ये भी पूछा जा सकता है यूटीज जो इसको नाम मिला वो कब मिला, तो 1956 के अंदर बाय द कब, मतलब किसके द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 का हुआ था, एंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि अगेन 1956 का ही था। ग्रेजुअली सम ऑफ द यूटीज जो है वो स्टेट बन गई बाद में चल के, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये जो है आज की डेट में स्टेट्स हैं, लेकिन पहले ये यूटीज हुआ करती थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जो टेरिटरीज एक्वायर्ड की गई थी फ्रॉम द पोर्तुगीज, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्तुगीज से हमने कौन कौन सी जो है स्टेट्स ली थी, ठीक है, एरिया लिए थे। तो गोवा पोर्तुगीज से लिया था, दमन एंड दीव हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। और अगर आपसे पूछे फ्रेंच से कौन सा लिया था, तो पुडुचेरी फ्रेंच से हमने लिया था, जिसको बाद में चल के यूटी हमने डिक्लेयर कर दिया। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो जैसे कि पहले बात की 9 यूटीज है जिसके अंदर पुरानी वाली 7 वाली देख लेते हैं हम एक बारी,
ठीक है। तो पहले वाली अगर हम देखें तो अंडमान एंड निकोबार जो थी 1956 में थी, एंड दिल्ली फिर 1956 में आई, सेम उसमें ही उसको किया गया रिकॉग्नाइज। उसके बाद लक्षद्वीप भी 1956, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली जो है 1961, दमन एंड दीव 1962, उसके बाद पुडुचेरी 1962, चंडीगढ़ 1966, और अभी हमने देखी कि ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाली मतलब जो इसका अलग अलग किया है कश्मीर और लद्दाख वाली, ये 2 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 9 हो गई। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टिल 1973 की। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो जब हम बात करते हैं 1973 तक, तो जो लक्षद्वीप था उसका नाम भी आपको याद रखना है क्या हुआ करता था। तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय, तो ये पूछे जा सकते हैं, एंड अमिंदीवी आइलैंड्स, तो ये पूछे जा सकते हैं। आपको फॉलोइंग में से कुछ भी दे देंगे, एंड लक्षद्वीप का पुराना नाम पूछेंगे, तो ये आपको लर्न रखना है। और 1992 में दिल्ली को डेजिग्नेट किया गया किसके एज एन NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एंड टिल 2006 जो था पुडुचेरी को क्या बोला जाता था, पौंडीचेरी बोला जाता था, लेकिन 2006 के अंदर इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। एंड ये जो यूटीज क्रिएट होती है, इनके वेरियस रीजंस होते हैं, वो अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये अभी क्रिएशन में ही आ रहा है। तो पहला होता है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, जिस पॉलिटिकली आ गया तो दिल्ली एंड चंडीगढ़ जिसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के उस पे बेसिस पे अंडमान एंड निकोबार हो गया, और साथ ही साथ में लक्षद्वीप हो गया। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, तो इसमें हमारे पास आ जाता है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि बाद में चल के स्टेट्स जिनको बना दिया गया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। तो आर्टिकल जो है ये भी आपको याद रखना है 239 टू 241, जो कि हमारा पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उससे ये डील करता है यूटीज। ठीक है, और इसके अंदर जो यूटीज है बिलोंग टू 1 कैटेगरी, एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि अलग यूटीज को अलग तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो एवरी यूटी जो है वो एडमिनिस्टर की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम, तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, एंड वही इसके एडमिनिस्ट्रेशन को डील करेगा। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफ द यूटीज इज एन, वो क्या बिहेव करेगा एज एन एजेंट, ये एजेंट होगा प्रेसिडेंट का। ठीक है, मतलब किसका एजेंट होगा, प्रेसिडेंट का। एंड नोट हेड ऑफ स्टेट लाइक अ गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हेड ऑफ स्टेट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे गवर्नर होता है, तो हेड ऑफ स्टेट बिल्कुल भी नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, इट मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये 3 तरीके से इनके डेजिग्नेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे है, तो हमारा दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात करें तो चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव और लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है किसको, गवर्नर को ऑफ द स्टेट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज। इन कैपेसिटी द गवर्नर इज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो हम यूटीज की बात करते हैं, जैसे कि हमारा पुडुचेरी की बात करें हम या फिर दिल्ली की बात करें, इनको प्रोवाइड की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि किस में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो
दी गई है। तो इन दोनों के बारे में आपको नहीं भूलना है, पुडुचेरी एंड आपके पास हो गया दिल्ली, ठीक है। और साथ में ही अब जो जम्मू एंड कश्मीर वाले वो आ गए हैं, तो उनमें भी ये होगा, वहाँ पे भी ये बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अपने जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी साथ साथ हमने लेके चलना है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसके अंदर होंगे, जैसे कि स्टेट्स के अंदर होते हैं, एंड इनको भी एक सीएम जो है वो दिया जाएगा। तो रिमेनिंग 5 यूटीज जो हैं, मतलब ये 7 में से बता रहे हैं, क्योंकि 2 तो ये हो गई, एंड लेकिन हम इसके साथ जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो बाकी जो भी रिमेनिंग रह गई उनके पास कुछ ऐसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉपुलर से नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है इन इंस्टीट्यूशंस का, इन यूटीज का, डज नॉट डिमिनिश द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट ओवर देम। तो जो पार्लियामेंट है वो ही लॉ बनाएगा ऑन एनी सब्जेक्ट। जो भी 3 जो लिस्टें होती हैं, जैसे स्टेट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, ठीक है, एंड जो तीसरी भी होती है, एंड उसके बेसिस पे ही जो है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पावर है पार्लियामेंट की वो एक्सटेंड की गई है किन के लिए, पुडुचेरी एंड दिल्ली के लिए, क्योंकि इनके पास अपनी लोकल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की फॉर द यूटीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट रिमेन अनइफेक्टिव, उसको मतलब चेंज नहीं किया गया इवन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर फॉर दैम। मतलब लोकल लेजिस्लेचर चाहे इनके पास है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। उसके बाद लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी की कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। मतलब अभी बताया ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट होती है। तो ये जो है ये अपने भी जो है कोई भी लॉ बना सकते हैं इन लिस्ट के बेसिस पे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की वो भी कोई भी बना सकती है लॉ, लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट 2 चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या दिल्ली भी जो है अपनी लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट के बेसिस पे बना सकता है, लेकिन एक्सेप्शन भी आपको याद रखनी है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, एंड कंकरेंट लिस्ट के बेसिस पे भी बना सकती है, जैसे कि स्टेट लिस्ट के बेसिस पे बना सकते हैं। उसका जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशंस जो है वो बनाएगा किसके ऊपर, पीस बनाए रखने के लिए, प्रोग्रेस हो एंड गुड गवर्नेंस हो ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। एंड इन अभी जो हमने पुडुचेरी एंड दिल्ली के बारे में बात की, सेम इसके लिए भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो जो प्रेसिडेंट है वो कैन लेजिस्लेट, मतलब वो बना सकता है लॉज बाय मेकिंग द रेगुलेशन, बट ओनली व्हेन द असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व। तो प्रेसिडेंट कब बनाएगा लॉज, जब जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व हुई पड़ी है, तब इन यूटीज के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो बना सकता है, लॉज ला सकता है। तो जो रेगुलेशन है, मतलब जो लॉ है वो मेड किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, हैज सम सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट का इफेक्ट होगा उस लॉ पे, वैसे ही इसका भी होगा, एंड उसी तरीके से इसको रिपील एंड अमेंड भी किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दिस यूटीज। मतलब पार्लियामेंट इनको रिपील या अमेंड भी कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट लॉ लेके आएगा। तो जो पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं हाई कोर्ट फॉर द यूटीज, ठीक है, और पुट इट इनटू द अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द एडजेसेंट स्टेट। अभी आपको पता होगा जो चंडीगढ़ है, ठीक है, वो यूटी है एक, ठीक है, और यहाँ पे हरियाणा, पंजाब एंड बीच में यूटीज है, ये चंडीगढ़ यूटी है। तो ये दोनों की यूटी है, तो इन दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, तो ये भी याद रखना है। तो दिल्ली इज ओनली द यूटी जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एक यूटी बताइए जिसका अपना एक हाई कोर्ट होगा, तो वो है दिल्ली, ठीक है, सिंस 1966। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो किस किस 2 यूटीज के पास है, तो दादरा नगर हवेली एंड द दमन एंड दीव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सब के जो है किसके किसके अंडर है, तो जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं तो उसकी जो है कलकत्ता के हाई कोर्ट के अंदर जुरिस्डिक्शन है। पंजाब एंड हरियाणा के अंदर हमने बात करी ली जो चंडीगढ़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो लक्षद्वीप की
हो गई केरला के अंदर, एंड पुडुचेरी की हो गई हमारी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से कुछ ऐसे सेपरेट प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं। वो जब अगर कोई एक्वायर्ड टेरिटरी बनेगी तब कुछ बनाना होगा तो बाद में देखी जाएगी। बट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज ऑल्सो अप्लाई टू द एक्वायर्ड टेरिटरीज। लेकिन अभी के लिए वही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अप्लाई होते हैं जो किसी यूटीज के लिए अप्लाई होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वायर्ड वाली जो एरिया एक्वायर्ड एरिया होगा उसके ऊपर स्टेट वाले लॉज लगेंगे या यूटीज वाले लगे, तो वो ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यूटीज वाले लगेंगे उस पर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेशल प्रोविजंस ऑफ दिल्ली। तो जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में आया, उसने जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया यूटी ऑफ दिल्ली को, एंड उसको रीडेजिग्नेट कर दिया किससे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी जिसको बोला जाता है ऑफ दिल्ली, एंड designated the administrator of दिल्ली as the lieutenant governor। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें क्रिएट हुई लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, साथ ही साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको दिए गए दिल्ली के लिए, एंड दिल्ली हैड अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब ये दोनों इसके पास है दिल्ली के पास। तो जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो इज फिक्स्ड एट द 70 मेंबर्स, एंड डायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा। तो जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट करवाता ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो असेंबली है वो लॉज बना सकती है किसी भी मैटर के ऊपर, चाहे वो स्टेट लिस्ट में से हो या फिर कंकरेंट लिस्ट में से हो, एक्सेप्ट जो कि हमने 3 की बात की थी, पब्लिक ऑर्डर हो गया और पुलिस हो गया और लैंड, मतलब इन तीनों के ऊपर नहीं बना सकती, और किसी भी चीज़ के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। बट द लॉज ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल ओवर दोज मेड बाय द असेंबली। लेकिन पार्लियामेंट के लॉज जो है अगर उनको सही लगेगा तो वो ठीक है, अगर पार्लियामेंट को गलत लगेगा तो वो नहीं माना जाएगा। तो फिर पार्लियामेंट के ही जो रूल्स लॉज होंगे वो प्रिवेल करेंगे असेंबली के ऊपर। तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कितनी फिक्स की गई है, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने परसेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को किया गया है फिक्स। ठीक है, दैट इज 7 अगर है तो उसमें से 1 सीएम है एंड 6 अदर मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, नोट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर उसको अपॉइंट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, एंड लद्दाख वाला एंड जम्मू एंड कश्मीर जो बाइफरकेट हुआ था, अगर उसमें हम देखें तो इनको सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो अदर मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। मतलब सीएम, अब सीएम को चुन लिया प्रेसिडेंट ने तो सीएम ही एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को इन बाकी मिनिस्टर्स को चुना जाए। तो मिनिस्टर्स जो है वो होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी होगी तब तक ही मिनिस्टर्स जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसको हेड कौन कर रहा होगा, ये सीएम कर रहा होगा, वही एड एंड एडवाइस करेगा। The lieutenant governor in exercise of his function except in so far as he required to act in his discretion, उसके discretion के according ही काम करना है। In case of the difference of the opinion between the lieutenant governor and his minister, तो जो lieutenant governor is referred the matter to the president for the decision act accordingly। तो अगर council of minister ने बताया and lieutenant governor ने कुछ बताया तो दोनों के उसमें opinion में difference आ गए तो lieutenant governor वाला आइडिया ही जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अभी हम इसी में ही पढ़ रहे हैं। तो जब सिचुएशन अगर ऐसी अराइज हो गई जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरी कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन, तो जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर देगा इस ऑपरेशन को एंड जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो फिर खुद लेगा। ठीक है, अगर मतलब उसको भी लगेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली बात भी सही नहीं है तो वो वहाँ पे उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया जाएगा एंड प्रेसिडेंट ही फॉरवर्ड करेगा अपनी जो भी ऑपरेशंस होंगे। तो अगर इन ब्रीफ में अगर हम देखें तो इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो जो प्रेसिडेंट है वो इम्पोज करेगा अपना रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा टेरिटरी के अंदर, एंड दिस कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज। एंड इसमें जो आर्टिकल है वो हमारे पास आ जाता है 356, जो कि डील करता है प्रेसिडेंट रूल से, जो कि स्टेट्स में भी लगता है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको एम्पावर किया गया है कि वो घोषणा करे कि ऑर्डिनेंसेस, मतलब ऑर्डिनेंसेस की घोषणा भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द असेंबली। मतलब असेंबली का टाइम नहीं है और कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ लेके आना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये एम्पावर किया गया है कि वो ला सकता है। तो जो एन ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा उसका सेम पावर होगा एज एन एक्ट ऑफ द असेंबली। तो एवरी ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव किया जाएगा बाय द असेंबली, विद इन द असेंबली उसको प्रूव करेगा विद इन द 6 वीक्स। 6 वीक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 वीक्स के अंदर अंदर उनको इसको पास करना होगा। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस, इसको कभी भी हटाया जा सकता है एट एनी टाइम, बट ही कैन नॉट प्रोलॉन्गेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व और सस्पेंड। तो रिसेस के टाइम पे जब असेंबली मतलब रिसेस का टाइम है, इसका अभी नहीं बैठ रही, तब तो ये लाया जा सकता है, लेकिन ऑर्डिनेंस को उस टाइम पे नहीं लाया जा सकता जब वो डिसॉल्व होगी या फिर सस्पेंड की गई होगी, तो उस टाइम पे नहीं लाया जाएगा। रिसेस टाइम पे इसको लाया जा सकता है। तो फर्दर नो सच ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड और विड्रॉन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के इसको हटाया और लगाया नहीं जा सकता। तो ये भी मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन लेना तो ज़रूरी ही है अगर ऑर्डिनेंस को लेके आना है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूटीज़। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसके अंदर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स आते हैं, जो कि 1961 में आए थे, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है में है, इज़ द नोडल मिनिस्ट्री है जो कि सभी मैटर्स को देखता है यूटीज़ की, चाहे वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस एंड बजट से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट करनी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सब किसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। उसके बाद ऑल द जो यूटीज़ हैं विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप वगैरह हो गए, तो हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के पास मतलब जहाँ पे सीएम्स नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उन यूटीज़ के अंदर इनके पास एक फोरम बनी हुई है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी की, ऑन विच बिसाइड्स द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूटीज़ मेंबर्स फ्रॉम द लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ जो है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल काउंसिल कमेटीज़ होगी, आर नॉमिनेटेड एज द मेंबर, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और इनकी जो मीटिंग्स है ना वो भी होती हैं, चेयर की जाती हैं बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, एंड इनकी एब्सेंस के अंदर बाय द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर। और ये जो कमेटीज़ है ये डिस्कस करती है जनरल इश्यूज, जैसे कि सोशल उसके ऊपर हो गए, सोशल इश्यूज हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, किसकी, यूटीज़ की। तो ये सारा कुछ ये एडवाइजरी कमेटीज़ जो है सजेस्ट करती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर हम देखें स्टेट एंड यूटीज़ में क्या डिफरेंस है, जो स्टेट होते हैं वो उसका रिलेशनशिप होता है सेंटर के साथ, फेडरल तरीके का होता है, एंड यूटीज़ का यूनिटरी तरीके का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट के अंदर जो है सेंटर के साथ मतलब बटी होती है, लेकिन यूटीज़ के अंदर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंटर होता है। एंड स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाती है, यूटीज़ को ऑटोनॉमी नहीं दी जाती। एंड यूनिफॉर्मिटी जो है वो सेटअप की जाती है स्टेट्स के अंदर, लेकिन कोई यूनिफॉर्मिटी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे यूटीज़ के अंदर नहीं दी जाती। तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो गवर्नर होता है स्टेट के अंदर, लेकिन यूटीज़ के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, और चीफ कमिश्नर भी हो सकता है। तो गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है स्टेट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एजेंट होता है प्रेसिडेंट का यूटीज़ के अंदर, ये हम पहले देख चुके हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो लॉज नहीं बना सकती ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, अगर हम स्टेट की बात करें, एक्सेप्ट अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर हम बात करें यूटीज़ की, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 3 लिस्ट जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं यूटीज़ के अंदर।
तो ये सारा था यूटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, थैंक यू।